चलिए जी, तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। और ये कॉन्सेप्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आप जनरली एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पाएंगे जो कि किसी ना किसी एंगल से घुमा फिरा के आपसे पूछा हुआ होता है। इस टॉपिक का नाम क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब क्या है कि आपको अकाउंटिंग की खासियत ही बतानी है। जैसे आप आगे देखेंगे या आपने पीछे देखा जहाँ पे आपने एडवांटेजेस या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक क्या हो गया कि यहाँ पे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। मतलब कि वहाँ पे क्वालिटी ऐड ऑन करना है। क्वालिटी ऐड ऑन इन द सेंस कि ये यहाँ पे जानना चाह रहा है कि आप जो अकाउंटिंग करते हैं इसकी खूब सारी खासियत है, अच्छाइयाँ हैं, लेकिन अगर उसको क्वालिटेटिव वे में देखा जाए तो ऐसी कौन सी अच्छाइयाँ हैं जो आपकी अकाउंटिंग में होनी चाहिए या अकाउंटिंग में होती है। जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो इन शॉर्ट इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपने अकाउंटिंग की तो अकाउंटिंग करने के बाद जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने डेवलप किया, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो कि अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करती हैं, जो कि अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हमने इसकी एडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स की जो पीछे बात करी, उन्हीं को अगर कंप्रेस करते हुए हम कहें कि जो हमने इससे स्टेटमेंट तैयार किया वो क्या क्या क्वालिटी से भरा हुआ है, क्या क्या उसमें खासियत है, क्या क्या उसकी गुणवत्ताएं हैं, वो अपने को यहाँ देखना है। तो यहाँ पे ऐसे 4 पॉइंट लिखे हैं आपको, ऑल्दो मैं एक और बताऊंगा, टोटल 5 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्या है कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हम अकाउंटिंग के जरिए हमने तैयार किया वो कैसा होना चाहिए? तो सर जी वो जो है वो रिलायबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी उसके अंदर होनी बहुत जरूरी है। रीजन भी क्यों? क्योंकि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं लोग उसके बेस पे लेंगे डिसीजंस। ठीक है, तो अगर आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो विश्वसनीय नहीं है, मतलब लोग इस पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा? आपने अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग करने के बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया और बैंक के पास ये प्रेजेंट हुआ, बैंक कहता है जी ये तो स्टेटमेंट फर्जी है। मतलब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना के लाए हो ये किसी काम का ही नहीं है, इस पे मैं भरोसा ही नहीं कर सकता, ये मेरे लिए विश्वास लायक नहीं है, तो उस केस में कोई फायदा नहीं, कोई पर्पस नहीं आपकी अकाउंटिंग का। तो योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और यू कैन से योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रिलायबल टू द यूजर्स, शुड बी रिलायबल टू द यूजर्स। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिलायबिलिटी और कैसे डेवलप होगी ये बताओ। हमने कहा रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल कैसे डेवलप होगा? तो रिलायबिलिटी डेवलप तब होगी जब सपोज कीजिए कि आपने जो भी अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड को रखा है, मतलब अकाउंटिंग की जो आपने नींव रखी है जिसके लिए आपने बुक कीपिंग की थी, बुक कीपिंग में बेसिकली आपने क्या किया था? रिकॉर्ड किया था ट्रांजैक्शंस को। तो आपने देखा कि जब भी रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजैक्शंस को तो वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी नेचर का होता है, तो आपने कहीं कोई नॉन मॉनेटरी आइटम तो नहीं रिकॉर्ड कर लिया। नंबर 1 कि आपका आइडेंटिफिकेशन का जो स्टेप है वो सही होना चाहिए, मेजरमेंट का स्टेप जो है वो सही होना चाहिए। उसके बाद जो आपने रिकॉर्डिंग की वो हमेशा किसी ना किसी रिकॉर्ड के बेस पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक सेल्स बुक किया, आपने लेट से एक सेल्स बुक किया कि भैया कंपनी ने जो सेल किया है वो सेल किया है 5 लाख रुपए का, आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अब 5 लाख रुपए का जो रिकॉर्ड करोगे आप सेल्स, ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए था? इसके लिए आपके पास होना चाहिए था सेल्स का इनवॉइस। सेल्स का क्या होना चाहिए? इनवॉइस होना चाहिए। सेल बुक में से आपने सेल्स इनवॉइस देखा, सेल्स इनवॉइस जो था वो प्रॉपर था, जैसा होना चाहिए, जिसके अंदर कौन बायर है, किसने बेचा, कहाँ बेचा, कितने अमाउंट का बेचा, कितना टैक्स लगाया, कैसे डिलीवर किया गया सामान को, ये सारी बातें लिखी हुई थी। तब ये सेल्स इनवॉइस आपका क्या माना जाएगा? वैलिड। और इस वैलिड सेल्स इनवॉइस को देखते हुए आपने सेल्स जो 5 लाख रुपए की थी उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। जब आपने प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया है कि हाँ भैया आपके बुक्स के अंदर जो भी फिगर दिख रही है, जो भी अमाउंट दिख रहा है, उसके पीछे एक सॉलिड क्या है? एविडेंस है। हवाबाजी नहीं है कि आपने सेल्स 5 लाख की बुक कर ली, इनवॉइस तो था ही नहीं, फर्जी सेल्स आपने बुक कर ली, तो उस केस में जो आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगा वो रिलायबल नहीं कहलाएगा। रिलायबल कब कहलाएगा? जब उसके ऊपर जितनी भी आपने डॉक्यूमेंट जनरेट किए हैं, जितनी भी चीज़ें आपने रिकॉर्ड करी हैं, वो सारे के सारे, अगर कल को कोई मांगता है कि बताओ जी आपने 5 करोड़ की सेल बताई है, आपने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है कि 5 करोड़ की सेल है, तो उस केस में 5 करोड़ की अगर आपने सेल दिखाई है तो उस 5 करोड़ की सेल का आप एविडेंस प्रूफ करो।
एविडेंस दिखाओ हमें। तो आपके पास सारे सेल्स इनवॉइस होने चाहिए और जब आप उसको टोटल लगाओ तो आपका ये 5 करोड़ निकल के आना चाहिए। तो अगर आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स है, जिसको कि आप वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, दैट मीन्स योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिलायबल, जो कि नेसेसरी है, जो कि अकाउंटिंग की क्वालिटी में आता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। ठीक है, तो नंबर 1 इंग्रेडिएंट इज रिलायबिलिटी। नंबर 2 इज रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब क्या हो गया सर, कि आप जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में दिखाओगे ना, सपोज करो एक यूजर है, यूजर को आपसे उम्मीद है कि आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 5 चीजें बताओगे और उसके बेस पे वो डिसीजन ले लेगा। आपने क्या किया, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 500 चीजें बता दी और कह रहे हो कि तुम ढूंढ लो तुम्हारा 5 जो काम का है और ले लेना डिसीजन। तो उस केस में क्या होगा, यूजर के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छी मानी जाएगी या कॉम्प्लेक्स कर दिया आपने उसके लिए कॉम्प्लिसिटी और बढ़ा दी और दिक्कत में कर दिया। अब उस 500 में से बेचारा ढूंढ रहा है 5 बातें कौन सी जो उसको चाहिए और ताकि वो डिसीजन ले पाए। बट इट शुड नॉट बी देयर। यूजर के लिए तब अच्छा होगा जब आपको वो 5 बातें आप उसको इजीली आइडेंटिफाई करके दे दो जो उसको चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेलेवेंस। मतलब कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या फिर जो आपकी अकाउंटिंग है उसके अंदर वही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है जो यूजर के लिए रिक्वायर्ड है। इररेलेवेंट चीजें जो होगी वो आपको वहां पे रिकॉर्ड करके नहीं चलना है। एग्जांपल सर इसका बताइए। सपोज कीजिए कि एक यूजर है, वो जानना चाहता है कि आपके कंपनी के अंदर आपके कितने फिक्स्ड एसेट्स हैं। अब इस टर्म से अगर आप बहुत ज्यादा रूबरू नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो संपत्ति है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर, वो कितने की है वो जानना चाहता है। किसी ने कहा कि भैया जो संपत्ति हमारी वो है 5 करोड़ रुपए की, जो फिक्स एसेट्स हैं वो कितने के हैं, 5 करोड़ रुपए के हैं, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो 5 लाख है, और वो 5 लाख नंबर ऑफ आइटम्स कौन कौन से हैं वो आपने लिस्ट बना के दे दिया उसके अंदर। ठीक है, क्या ये रेलेवेंट है? क्या ये रेलेवेंट है? ये रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या है कि आपकी फिक्स एसेट कितने की, 5 करोड़ रुपए की, ताकि बैंक अगर लोन दे रहा है तो वो सोच रहा है कि भैया 5 करोड़ का तो एसेट है, कल को लोन नहीं चुकाएगा तो हम यहां से रिकवरी कर लेंगे। तो बैंक ये जानना चाहता है कि एसेट कितने वैल्यू की है रुपीज में। वो ये नहीं जानना चाहता कि इसके पीछे आपके नंबर ऑफ आइटम्स 5 लाख हैं और आप बता रहे हो भाई साहब 2000 का कूलर है, 1000 का पंखा है, कुछ कुर्सियां रखी हैं, वो कुर्सियों के सारे आपने कोड बता दिए, इस कंपनी के आपके पास अलमीरा रखी है, इस कंपनी के आपके पास बाइक है, कार है, ब्ला ब्ला, आपने नंबर ऑफ आइटम्स की लिस्ट बना के दे दी, 10 पन्ने की, 20 पन्ने की, 50 पन्ने की। तो क्या ये रेलेवेंट है? नहीं। क्या ये यूजफुल होगा यूजर के लिए? नहीं। यूजफुल क्या है, जो वो चाहता है, और वो क्या चाहता है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को डिसाइड कर सके, और उसके लिए वो जानना चाहता है कि आपके पास फिक्स एसेट कितने रुपए के हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रेलेवेंस। तो आपको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही डिस्क्लोज करनी होती है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और अगर आप ऐसा करते हैं और यूजर्स के जो उम्मीद है उस पर आप खरे उतरते हैं तो आपकी जो अकाउंटिंग है वो अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट आता है क्या, अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब क्या है कि आप जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हैं वो समझ में आना चाहिए सामने वाले के। अब आप ये कहोगे कि सर वो तो उसकी ना समझिए, हम क्या करें? मतलब कि अगर सामने वाला गवार है, सामने वाला नासमझ है और उसको समझ में नहीं आ रहा हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो इसमें हमारी क्या गलती है? अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, एक वर्ड बताया था आपको कि जितनी भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी एक जैसी होनी चाहिए। उसके अंदर क्या होनी चाहिए? उसके अंदर होनी चाहिए यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी कब होगा? जब आप एक जैसी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करोगे जो कि आपको अकाउंटेंसी में सिखाई जाती है। अब हर एक व्यक्ति अगर अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करेगा तो समझने वाले के लिए दिक्कत है। अब सपोज कीजिए अकाउंटिंग पॉलिसी जितनी भी है वो बनाने वाले ने भी पढ़ ली, जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो जो भी अकाउंटिंग कर रहा है उसने वो पढ़ा और उसके हिसाब से उसने अकाउंटिंग कर दी, और जो उसको समझ रहा है, लेट से बैंक हो गया या गवर्नमेंट हो गई, उसने भी ये पॉलिसीज पढ़ी हुई है। तो उस केस में अगर आपने इस पॉलिसी के हिसाब से अकाउंटिंग की होगी, उस पॉलिसी के हिसाब से अगर अकाउंट्स बनाए होंगे तो बनाने वाले के लिए भी आसान और समझने वाले को पता है कि भैया अकाउंटिंग ऐसे ही होती है, चाहे राम करे चाहे श्याम करे, अकाउंटिंग तो ऐसे ही होके आएगी। तो अगर अकाउंटिंग एक जैसी होगी, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगा, तो अपने आप वो अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, और उसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी जो आपको गाइड करती है वो हमेशा उसको सिंपलेस्ट मैनर में प्रेजेंट करने के लिए कहती है, ताकि यूजर को कोई भी कठिनाई ना हो। वो जो चीज देखना चाहे, वो आपका कैश देखना चाहता है तो कैश देख सके, वो आपका बैंक देखना चाहता है बैंक देख सके, लायबिलिटी देखना चाहता है, एक्सपेंस देखना चाहता है, जो देखना चाहता है वो इजिली आइडेंटिफाई हो जाए, और वो सारी चीजें आपको पॉलिसी बता के चलती हैं।
ठीक है, तो इसलिए हमें कहना है कि हमें यूनिफॉर्मिटी रखनी है ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो। आपने अपनी भाषा में अकाउंटिंग नहीं करनी है, आपको अकाउंटेंसी के भाषा में अकाउंटिंग करनी है ताकि वो सभी लोगों को व्यापक रूप से, मतलब इसे कहते हैं ना कि यूनिवर्सल लेवल पे वो सबके समझ में आए। वो तभी आएगा जब यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी। राम रहीम श्याम लखन सब एक जैसा ही अकाउंटिंग करते होंगे, तो जो अकाउंटिंग के रिजल्ट्स होंगे वो बहुत कॉमन होंगे, सबको समझ में आ जाएगा, सबने इतनी समझ रखी होगी क्योंकि सबने इन्हीं पॉलिसीज को अंडरस्टैंड किया हुआ होगा। तो इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल इन नेचर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगेन जब राम ने एक जैसा बनाया, श्याम भी बना रहा है, ठीक है, तो अब अगर बैंक के पास ये गया तो बैंक को अगर सपोज किसी एक को लोन देना है तो वो कंपेयर कर पाएगा कि भैया राम ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखाया है वो प्रॉफिट और जो श्याम ने दिखाया उस हिसाब से श्याम का प्रॉफिट जो है वो ज्यादा अच्छा है, तो हमें लोन श्याम को देना चाहिए ना कि राम को देना चाहिए। कंपैरिजन करना आसान है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर सपोज करो श्याम के ही 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना है, मतलब कि 2020 में श्याम की क्या हालत है, 2021 में क्या होगी, 2022 में क्या है, 2023 में क्या है, तो उसको वो अगर आमने सामने रख पाएगा तो कंपेयर कर पाएगा। सपोज कीजिए कि आपने पहली लाइन में पहले साल में सेल्स लिखा था, अगले साल भी सेल्स पहली लाइन में, अगले साल भी पहली लाइन में, अगले साल भी पहली लाइन में, तो इसको कंपेयर करना इजी हो जाएगा कि भैया फर्स्ट लाइन को कंपेयर कर लो, सेल्स का कंपैरिजन आ जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि कंपनी का सेल बढ़ रही है या कंपनी की सेल घट रही है। समझ में आती है बात। अगर सपोज कीजिए आपने पहले साल में लिखा है फर्स्ट रो, जो आपका फर्स्ट रो था उसके अंदर, सेकेंड ईयर में आप लिखते हो 5th रो के अंदर, अगले साल लिखते हो आप 10th रो के अंदर, किसी साल में लिखते हो आप 100th रो के अंदर, जो भी आपने स्टेटमेंट बनाई है, तो सामने वाले के लिए इसको अरेंज करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कंपैरिजन के लायक नहीं बचेगा। कहीं पे आपने दिखाया है ग्रॉस सेल्स, कहीं पे आप दिखाते हो नेट सेल्स, दिक्कत पैदा करेगा। कहीं पे आप लिखते हो ग्रॉस प्रॉफिट, कहीं पे आप लिखते हो नेट प्रॉफिट, दिक्कत पैदा करेगा। तो इसलिए इसका भी जवाब आपका सेम सिंपलर आता है कि अगर यूनिफॉर्मिटी होगी आपके हर साल के अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, आपने अकाउंटिंग की सेम पॉलिसीज फॉलो करके हर साल अगर अकाउंटिंग कर रखी होगी तो वो हमेशा कंपेरेबल इन नेचर भी होगा। सामने वाला जब भी चाहे वो करंट ईयर की फिगर्स को या प्रीवियस ईयर की फिगर्स को अगर वो कंपेयर करना चाहे तो वो इजिली कंपेयर कर पाएगा। आपको ये अगर किसी को आइडेंटिफाई करना हो कि कंपनी ग्रोथ में जा रही है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है या कंपनी लॉसेस में जा रही है, तो वो कंपेयर करके ही डिसाइड कर पाएगा। उसके लिए आपका अकाउंटिंग जो है वो कंपेरेबिलिटी का फीचर्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी 4 विशेषताएं हैं। इसके ऊपर सवाल बहुत आए हैं। अंडरस्टेबिलिटी का क्या मतलब है, रेलेवेंस का क्या मतलब है, रिलायबिलिटी का क्या मतलब है। एमसीक्यू में सवाल आएंगे तो आपसे इसमें से 3 बातें दे दी जाएंगी, एक चौथा कुछ और ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि कौन सा जो है वो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग का नहीं कहलाता, या किसी भी तरीके से पजल करके आपको ये सवाल दिए जा सकते हैं। बट आपको इतनी बातें अगर क्लियर होंगी तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे और अपना जवाब जो है वो सही लिख पाएंगे। इसके अलावा एक 5th पॉइंट और है जो आपको ध्यान में रखना है, विच इज नोन एज फेथफुल प्रेजेंटेशन, विच इज कॉल्ड फेथफुल प्रेजेंटेशन। मतलब क्या हुआ, वो आपका कहीं ना कहीं इसी से लिंक कर रहा है कि आपका जो अकाउंटिंग का फीचर है वो रिलायबिलिटी होना चाहिए सेम टू सेम। जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हैं और जो आपने उसकी प्रेजेंटेशन करी है वो भरोसेमंद होना चाहिए। रिलायबिलिटी, फेथफुल प्रेजेंटेशन इज सेम, बट फेथफुल प्रेजेंटेशन के अंदर बेसिकली मतलब क्या आता है, जिसके अंदर आप एक वर्ड है जो आगे चल के सुनेंगे, जिसको हम कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उससे जो व्यू रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होगी कि उसके अंदर एक वर्ड आता है विंडो ड्रेसिंग, वो नहीं होना चाहिए। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि आपको सेल बढ़ानी थी, आपने फर्जी बिल लगा दिए। मतलब बिल तो है, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि बिल आपके होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब बिल तो है लेकिन बिल क्या है, फर्जी है। बिल जो है वो क्या है, फर्जी है। आपने डुप्लीकेट बिल यहीं से उलटपटांग बिल कटवा के लिया है ताकि आपकी सेल बढ़ जाए। अब अगर आपकी सेल बढ़ेगी तो आपका क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, बैंक से ज्यादा लोन ले पाओगे। तो इस टाइप की अगर आपने गंदी हरकतें कर रखी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो कहा जाएगा कि आपके जो बुक्स हैं वो फेथफुल प्रेजेंटेशन नहीं देते, ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट
नहीं करते तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है कि आपकी जो अकाउंटिंग होगी, जो आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होंगे, वो हमेशा ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करने चाहिए। उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो फेथफुल मैनर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई से बिल आपने गलत बुक कर लिए, या फिर परचेज बुक करना चाहिए था आपने बुक नहीं किया। क्यों नहीं बुक किया साहब? ताकि परचेज अगर बुक नहीं करोगे तो भी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। या फिर सपोज आपकी कोई चोरी हो गई, तो कोई बड़ा बवंडर हो गया, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, लेकिन आपने वो नुकसान को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि आपका अगेन बिजनेस जो है वो किस में आ जाएगा? लॉस में आ जाएगा। तो इस टाइप की अगर आपने कोई धोखाधड़ी करी है, मतलब कि जो आप व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपनी अकाउंटिंग से, वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये 4 तो आपके हैं ही हैं। 5th पॉइंट, और कई जगहों पे कई ऑप्शंस के अंदर या कई बुक्स वगैरह में देखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल में बात करें तो आपके प्राइमरली ये 4 ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन 5th भी कहा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं फेथफुल प्रेजेंटेशन। ठीक है सर, एक टॉपिक और कनेक्ट करते हैं, मे भी थोड़ा सा लेंदी हो रहा हो, आपको ब्रेक की जरूरत पड़े, बट एक टॉपिक और इसमें ऐड कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं इसमें रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे 2 तरीके की रिकॉर्डिंग है। नंबर 1 इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड नंबर 2 इज डबल एंट्री सिस्टम। ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो है, इसको बेसिकली कहते थे मुंशीगिरी। जब पुराने जमाने में जो मुंशी वगैरह हुआ करते थे, वो जिस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते थे, दैट इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। आज के टाइम पे जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो सारी किससे करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा, डेबिट और क्रेडिट। अब इसको बहुत लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, तो इसके अंदर बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता था कि आप एक कैश अकाउंट बनाते थे, और उस कैश अकाउंट में क्या कहते थे कि अगर आपने एक कार परचेज करी, अपनी कंपनी के लिए कार परचेज करी, तो आप बोलते थे भैया कार, सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपए रखे थे, आपने 50,000 की कार खरीदी, तो आपने अपने कैश में से 50,000 रुपए क्या कर दिए? माइनस कर दिए, और आपके पास कितना बैलेंस बच गया? 50,000 बच गया। ठीक है, कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये कहां पे आपके दिख रहा है? ये आपके दिख रहा है कैश अकाउंट के अंदर। अब ये जो 50,000 रुपए आपने इसमें से लेस किए, अगर आपको साल के अंत में पता लगाना हो कि आपने कार कितने की परचेज की थी, तो आप क्या रेफर करते हो? कैश अकाउंट रेफर करते हो। वहां पे देखते हो भैया, पलटो पन्ने और देखो कार कितने का दिखाया, आपने कितना माइनस किया था, कितने पैसे दिए थे कार खरीदने के लिए, और जितने भी पैसे यहां से लेस हुए थे, ये आपकी कार की वैल्यू है। ये करते थे हम काम कहाँ? सिंगल एंट्री के अंदर। डबल एंट्री में हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं भाई साहब ऐसा है कि कैश में से जब 50,000 हम माइनस करेंगे, किस नाम से कि 50,000 का कैश चला गया, तो हम कार के अकाउंट में 50,000 क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे कि 50,000 की कार आ गई। कैश गया, कार आई, मतलब कि देर इज ऑलवेज अ डेबिट फॉर अ क्रेडिट, या ऐसे कह लो देर इज ऑलवेज अ क्रेडिट फॉर अ डेबिट। मतलब कि कभी भी जो इफेक्ट होगा वो डुअल होगा, कुछ जाएगा, कुछ आपके पास से जाएगा तो कुछ आएगा भी, और इसका उल्टा आप समझ सकते हो कि अगर कुछ आएगा तो कुछ जाएगा भी। जैसे कि अगर आपने, जैसे यहाँ पे कार परचेज करी तो कार आई, कैश गया। वैसे सपोज कीजिए आपने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से जब लोन लेते हो, सपोज आपको 2 लाख रुपए का लोन मिला, तो 2 लाख रुपए आपके कैश में प्लस तो हो जाएगा, लेकिन आपके बैंक लोन के अंदर भी 2 लाख रुपए आ जाएगा, जो कि लाइबिलिटी के नाम से दिखाई देगा। बैंक लोन में भी आपके लाइबिलिटी के नाम से 2 लाख रुपए जुड़ जाएंगे। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे बैंक से 2 लाख रुपए आए तो हैं, लेकिन 2 लाख रुपए की आपकी लाइबिलिटी भी बन गई। मतलब हमेशा जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? डुअल होगा। हमेशा इफेक्ट जो होगा वो 2 जगह दिखाया जाएगा। तो जब हम 2 जगह दिखाने वाली परंपरा को अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम, जो कि हम आज के टाइम पे फॉलो करते हैं। जो आपके गवर्निंग लॉज वगैरह भी हैं आज के टाइम में इंडिया में, वो भी कहती है कि आपको सिंगल एंट्री फॉलो नहीं करना है, आपको क्या फॉलो करना है? डबल एंट्री फॉलो करना है। ऑल्दो जो हमारी 11th का कोर्स है उसके अंदर हम सीखेंगे दोनों, आपका एक चैप्टर है सिंगल एंट्री का, उसके अंदर हम सीखेंगे कि सिंगल एंट्री के अंदर अगर अकाउंटिंग करनी हो तो कैसे की जाती है, और बाकी सभी चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि डबल एंट्री के अंदर अकाउंटिंग कैसे की जाती है। एंड 11th ऑनवर्ड आपकी जितने भी और कोई भी आप कक्षाओं में जाओगे, आगे जो भी प्रोग्रेस करोगे, तो उसके अंदर जितनी भी आपको अकाउंटिंग देखने को मिलेगी, वो कहाँ देखने को मिलेगी? डबल एंट्री सिस्टम में, जहां पे कॉन्सेप्ट होता है डेबिट का और क्रेडिट का। क्या होते हैं इसको हम डिटेल में समझेंगे, बट आपके लिए बहुत जरूरी है डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना। इसके फायदे नुकसान भी आपको आगे समझ में आएंगे। हम आगे आने वाले ब्रेक्स के बाद जो भी आगे आने वाले कंटेंट आपको शेयर करेंगे, उसमें हम सीखेंगे कि क्या इसके फायदे क्या नुकसान है। बट इन जनरल आप समझ पा रहे होंगे कि जब आपने अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन कर लिए, कैश अकाउंट अलग मेंटेन कर लिया, कार अकाउंट अलग मेंटेन कर लिया, तो कभी भी किसी भी साल, सपोज के 2-4-5 साल पुराना भी आपको चाहिए होगा कि आपने कार कितने खरीदी थी, तो आपको कैश अकाउंट जहां पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन है उससे ढूंढना नहीं पड़ेगा कि देखो कार कहां पे आ रहा है। आप उसके लिए क्या करोगे? सीधा सीधा कार अकाउंट ओपन करोगे, आपको पता लग जाएगा कि आपने कब कार खरीदी थी या कब कार बेची थी। एज सिंपल एज दैट। बट अगर सिर्फ और सिर्फ आप कैश अकाउंट मेंटेन करते हो, जैसे यहाँ पे होता है सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर, तो आपको
कोई भी ट्रांजैक्शन देखना है तो आपको कैश अकाउंट देखना पड़ेगा, और जब आप एक ही अकाउंट मेंटेन करोगे तो उसका नुकसान ये है कि वो अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो बहुत सारे होंगे, और ट्रांजैक्शन अगर बहुत सारे होंगे तो उसको ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब आप हर ट्रांजैक्शन जो कि कैश में रिफ्लेक्ट कर रहे हो और उसका आउटकम दूसरी जगह भी दिखा रहे हो, तो उस दूसरी जगह पे हमेशा उसको ढूंढना आसान रहेगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल होंगे। नुकसान ये है कि इससे अकाउंट्स आपके बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन फायदा ये है कि ये बहुत सालों के लिए आपका एक रिकॉर्ड जो है वो मजबूत हो जाता है, और आपकी आइडेंटिफिकेशन, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, अंडरस्टैंडेबिलिटी आपकी बहुत तेज हो जाती है, रिकॉर्डिंग आपकी बहुत स्मूथ हो जाती है, किसी भी चीज़ को ढूंढना बहुत रिलायबल हो जाता है, बहुत ही लॉजिकल मैनर में आप चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर पाते हो, और कुछ भी आपको 2-4-5 साल पहले की अगर चीज़ें आइडेंटिफाई करके निकालनी हो तो आप इजीली निकाल पाते हो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, बट बिकॉज हम यहाँ पे अभी हम बाय हैंड चीज़ों को करना सीखेंगे, बट रियल लाइफ में सारी कंप्यूटराइज सिस्टम में होती है, तो इसलिए नंबर ऑफ अकाउंट्स आपके 100 खुल जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, पर द पॉइंट इज कि वो सिंपल होना चाहिए और सर्चेबल होना चाहिए। कल को आपको कुछ ढूंढना पड़े तो आपको उसमें सालों ना बिताने पड़े, आप जिम्मेदारी के साथ ढूंढ के बता सको कि हाँ साहब ये हुआ था और ये बिल्कुल सही है, ये हमारा रिकॉर्ड बताता है, जो हमने रिकॉर्ड कीपिंग करी है वो ये दर्शा रहा है। ठीक है जी, तो दिस इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इंडिया के अंदर 2 सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, सिंगल एंड डबल। ऑल्दो हर जगह डबल चलता है, लॉ भी डबल को फॉलो करने के लिए कहती है, और प्रैक्टिकली डबल बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, इसलिए हमेशा अकाउंटिंग डबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में होती है। जहां मुंशीगिरी आज के टाइम पे भी चलती होगी, वो लोग जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का, जिनको प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा, जिनको सिर्फ हिसाब रखना है, तो वो हिसाब सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर भी रख के चलते हैं। बट आपको जो सीखना है वो डबल एंट्री सीखना है, बिकॉज सूनर यू गोना बी अ प्रोफेशनल। तो वहां पे आपको डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू प्रोफेशनली चीज़ों को अच्छे से मैनेज करनी है, ना कि आदम ज़माने में जाके पुरानी चीज़ों को और बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट दिस। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर कनेक्ट करेंगे आगे के पार्ट्स को।